जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल कर लिया हुआ था, 3 4 हमने स्किप किया था आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, दोनों पार्ट एक जैसे हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें, जो 3 पॉइंट्स हमें पी क्यू आर गिवन थे, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स वो ये लिखे हुए हैं। अब इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए आपने करना क्या है, इन 3 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट रेफरेंस बना लें। फॉर एग्जाम्पल आपने पी रेफरेंस बनाया, तो पी के साथ कौन सी दो साइड्स आ रही हैं, पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों फाइंड कर लें। या फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आर रेफरेंस बनाया होता तो आर के साथ कौन सी दो साइड्स आ रही हैं, आर पी एंड आर क्यू, ये आप फाइंड कर लेते हैं। अगर आपने क्यू रेफरेंस बनाया होता तो क्यू के लिहाज से क्यू पी और क्यू आर निकाल लेते। लेकिन फिलहाल मैंने पी रेफरेंस बनाया है, तो पी के लिहाज से दो साइड्स बनती हैं, पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू निकाल लेते हैं, कैसे, ओ पी। शाबाश, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे काफ़ी दफ़ा ये सवाल किया है। क्यू माइनस पी करना है, क्यू माइनस पी, तो 2 माइनस 1 1 आई, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 जे, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 के। यह आ गया पी क्यू। पी क्यू के बाद पी आर, क्योंकि पी हमने रेफरेंस बनाया हुआ, तो पी क्यू के बाद पी आर निकालना है। ये कैसे आएगा, ओ आर माइनस ओ पी। शाबाश, आर माइनस पी करना सिंपली, ये आर है और ये पी है, तो 0 माइनस 1 माइनस आई, 2 माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 जे, एंड 1 माइनस करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 के। ठीक है, पी क्यू पी आर आ गया। अब देखिए मैंने एक तरह से दो साइड्स निकाल ली, तो अगर ट्राइंगल की दो साइड्स आपको गिवन है ना, मैं करने क्या लगा प्लीज देखिएगा सामने। देखिए समझ लें ये है पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाह रहा हूं, मुझे ये दो साइड्स पता है, तो इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। इस साइड और इस साइड के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं चाहिए, मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो भी एरिया आएगा उसका हाफ कर दूंगा, तो हाफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट से निकालने लगा हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पी आर क्रॉस पी क्यू करूंगा तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हियर बताता हूं, समझ लो कि ये ऐसे है, तो जब मैं पी आर क्रॉस पी क्यू करूंगा ना, तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। लेकिन हमें चूंकि ट्राइंगल का एरिया चाहिए होगा, तो हम पैरेललोग्राम का जो भी एरिया आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। तो पी क्यू क्रॉस दूसरी साइड क्या पी आर, ये दोनों हमने निकाली हुई है, सही है। इसका जो भी आंसर आएगा उससे क्या करना है, चलो पहले ये फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। सबसे पहले आई जे के, उसके बाद पी क्यू है, तो पी क्यू वाली वैल्यूज क्या है, 1 1 0। फिर पी आर क्या है, -1 3 2। सही हो गया, ये मैं क्या निकाल रहा हूं, वेरी गुड, पी क्यू क्रॉस पी आर निकाल लो। ओके जी, किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकते हैं, तो मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, प्लस आई, इसके बाद माइनस जे, इसके बाद प्लस के। ठीक है, आई जिस रो और कॉलम में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज में एज इट इज लिख रहा हूं। फिर जे जिस कॉलम और रो में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज में एज इट इज लिख रहा हूं। सेम के जिस रो और कॉलम में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज में उसी तरतीब में एज इट इज लिख रहा हूं जी। पहले इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना है 2, उसके बाद हमेशा -3 इंटू 0 0 माइनस जे 2, उसके बाद हमेशा -0 3, उसके बाद हमेशा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 2 आई -2 जे प्लस 4 के। ये क्या है जी, पी क्यू क्रॉस पी आर हमने फाइंड किया। अब मुझे एक चीज बताएं, इसे मैं कह रहा हूं ये एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम है जो मैंने एक्सटेंड करके आपको दिखाया हुआ है। एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होती है एक। तो इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 24 आ जाएगा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो जो भी पैरेललोग्राम का एरिया है उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो हाफ के लिए क्या करना है, सिंपली जो भी आंसर आया उसे 2 से डिवाइड कर दें। चूंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है जो भी यूनिट उसका स्क्वायर। सही हो गया। ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। स्क्वायर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6। ठीक है, तो 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट गया तो क्या आंसर आ गया, √6 यूनिट स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही है। आप P को ही रेफरेंस बना लीजिएगा, P के साथ जो बाकी दो साइड्स हैं वो फाइंड कर लीजिएगा, PR और PQ। ठीक है, फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट। ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में अब कह रहा है आपको पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ABCD, उसने नाम दिया पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, उसने नाम नहीं दिया हमें कि ट्राइंगल, इस पैरेललोग्राम का नाम ABCD है। तो सपोज कर लें अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका नाम ABCD भी हो सकता है, या ACBD भी हो सकता है, या ADBC भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें नाम नहीं पता तो क्या टेक्निक अप्लाई करें कि हमारा किसी भी तरह करें तो आंसर सही हो जाए। ये टेक्निक देखिएगा प्लीज़। मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे PQR में किसी एक को रेफरेंस बनाया P को, फिर उसके साथ बाकी वेक्टर निकाले PQPR। तो यहाँ भी आप पहले किसी एक पॉइंट को रेफरेंस बनाए। किसको रेफरेंस बनाना चाहेंगे, A। तो A के साथ बाकी तीनों आप जो है पोजीशन वेक्टर या वेक्टर निकालें, AB निकाल लें, AC निकाल लें, AD निकाल लें, क्योंकि आपने A को रेफरेंस बनाया। अगर आप B को रेफरेंस बनाते तो फिर BA BC BD निकालते। फिलहाल आपने कहा A को रेफरेंस बनाना है तो मैं AB निकाल रहा हूँ। AB कैसे आएगा, OB माइनस OA, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ OB माइनस OA यानी B माइनस A करना। 4 - 1 3 आए, 2 - 2 0J, -3 माइनस करूंगा ये प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 -2 के। अब AB के बाद AC, AC यानी C माइनस A करना। 6 - 1 5 आए, -5 -2 -7J, 2 माइनस करूंगा +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3K। लास्ट है AD, तो D माइनस A करेंगे। 9 - 1 8 आए, -5 -2 -7J, 0 माइनस करूंगा +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1K AD। अब देखिए इसमें हमें कोई सी दो साइड चाहिए बस। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाम है जी ABCD, सपोज कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये नाम हो। अगर AB और AD को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहां मैंने किया था कि इन दो ऑल्टरनेटिव साइड्स को जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी अगर मैं इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो वो वहां से क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन मेक श्योर करना कि ये जो दो साइड्स हैं इनमें से कोई डायगोनल ना हो, मतलब ये ना हो, क्योंकि मैं AD सपोज करूं लेकिन हो सकता है कि AD ये हो। अब ये कैसे पता चलेगा, प्लीज देखिएगा। इसमें देखिए कौन सी दो को प्लस करने से तीसरा आ रहा है। इन दोनों को प्लस करूं तो 8 आ रहा है, इन दोनों को प्लस किया -7 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल। हमें साइड्स चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये डायगोनल है तो AD ये आ गया, तो यहां पे क्या होगा, BC। अब ये सही नाम है। जब तक मैं तीनों कॉम्बिनेशन नहीं निकालूंगा ना,
मुझे कैसे पता चलेगा कि किन दो का सम करने से तीसरा कौन सा आ रहा है? तो अगर मैंने तीनों कॉम्बिनेशन निकाल लिए हैं, अब मुझे पता चल रहा है हाँ भाई इन दोनों को प्लस करने से एडी आ रहा है, तो एडी क्या डायगोनल, एडी साइड नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ना ये साइड है ये साइड है, तो अब इन दोनों साइड्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगा, ठीक है। नाउ ए बी क्रॉस ए सी, बाकी सारा काम एग्जैक्ट ऐसे ही है। ये कैसे आएगा? सबसे पहले आई जे के, ए बी क्या है 3 0 -2, ए सी क्या है 3। अगेन रो 1 से मैं एक्सपैंड करने लगा हूं, तो ये रो 1 के लिहाज से प्लस माइनस प्लस, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आई है, जब मैं इसको और इसको इग्नोर करूंगा ये 4 बच जाएंगे, तो 0 -14, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, माइनस जे वाला कॉलम और रो इग्नोर किया तो ये 4 एंट्रीज 3 5 एंड -2 3, तो 3 × 3 9, उसके बाद माइनस 5 × -2 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। फिर प्लस के जिस कॉलम और रो में वो इग्नोर, तो ये 4 एंट्रीज 3 × -7 -21, शाबाश, माइनस और ये 0, -14 आई, -19 जे, -21 के, ये हमने निकाला ए बी क्रॉस ए सी। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से एरिया निकालने के लिए इसका वेरी गुड, शाबाश, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए, क्या नाम थे, ए बी डी सी, ए बी डी सी था, ठीक है। तो उसके लिए जो भी हमने निकाला है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -14 का स्क्वायर 196, -19 का स्क्वायर देख लो क्या आता है, और -21 का स्क्वायर देख लो क्या आता है। जो भी आंसर आता है उसे आपने स्क्वायर यूनिट्स के साथ लिख लेना, जो भी आंसर आता है, ठीक हो गया, दैट्स इट। ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच थी, इस तरह की एक एग्जाम्पल भी हुई है, तो अगर आप इसी अप्रोच के साथ करेंगे ना तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैग्नीट्यूड निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई, नहीं, वो जब ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना तब 2 से डिवाइड करना है, पैरेललोग्राम का एरिया ही निकला है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इसमें हमने प्रूव करना है कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ये इक्वल टू 0 है। तो बहुत आसान काम है, सिंपली मैंने आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, प्लीज सामने देखिएगा। मैं इस ए क्रॉस को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस तरह इस बी क्रॉस को भी इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए। सेम इस सी क्रॉस को भी दोनों के साथ अलग अलग करने लगा हूं, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ये चीज हमने कल भी यानी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें सेम होता है, लेकिन ए क्रॉस बी की जब मैं जगह चेंज करता हूं तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो यही काम मैं यहां करने लगा हूं, देखिए ए क्रॉस बी एज इट इज प्लस ए क्रॉस सी एज इट इज प्लस बी क्रॉस सी एज इट इज। मैं इसकी जगह चेंज करूं ताकि ये भी ए क्रॉस बी इसके बराबर हो जाए। जगह चेंज करूंगा तो जैसे ही मैंने जगह चेंज की तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। सेम ए क्रॉस सी की जैसे ही मैंने जगह चेंज की तो ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इसकी भी जब जगह चेंज की बी क्रॉस सी इसको बनाया तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखिए प्लस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, तो आंसर क्या आ गया, 0। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने एक चीज प्रूव करनी है, हमें एक चीज सवाल में ही गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये सवाल में गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, फिलहाल मेथड को देखें। आप एक काम करें,
इस पूरे एक्सप्रेशन का किसी एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। किसके साथ लेना है? ए बी सी, किसके साथ? ए के साथ लेते हैं। ओके, तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, राइट साइड पे जीरो है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस ए क्रॉस को तीनों के साथ मैं अलग अलग करने लगा। ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। हमने कल अभी पढ़ा, यानी लास्ट सेक्शन में पढ़ा है कि आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है। दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। दो सेम वेक्टर्स हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि दो सेम वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है? जीरो। और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में साइन आता है और साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। ये एज इट इज। इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन में दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ए क्रॉस सी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस सी। यहाँ है जी ए क्रॉस बी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसकी जगह चेंज करूंगा। जब मैं जगह चेंज करूंगा एक और माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब जगह चेंज करते हैं क्रॉस में माइनस आ जाता है। सी क्रॉस ए करूंगा जब मैं, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप कह दो वन। अगेन जो कीमत है दोबारा लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। पहले हमने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, अब किसके साथ लूं? बी या सी? ओके, बी के साथ ले लेते हैं। तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस बी क्रॉस को मैं तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूं। बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। दो सेम वेक्टर्स हैं तो ये क्या हो गया? जीरो। बाकी क्या रह गया? ये दो बच गए, तो इनमें से किसी एक को मैं इस तरफ ले जाता हूँ। देखिए फिलहाल जो बच गया पहले मैं वो लिख लेता हूँ। किसी एक को इधर ले जाते, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि इन दोनों में से कोई एक चीज बनानी है। यहाँ पे ए क्रॉस बी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी बना सकता हूँ। ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ये बी क्रॉस ए इधर आके क्या हो गया? माइनस बी क्रॉस ए। ये एज इट इज। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसकी जगह चेंज करूंगा। जब इसकी जगह चेंज करूंगा एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ये जगह चेंज की जिसकी वजह से एक और माइनस आ गया, वो जो नया माइनस था पुराने वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। ये एज इट इज। इसको आप कहते हैं टू। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, दो इक्वेशन की एक साइड बराबर है, जब मैं कंपेयर करूंगा तो ए इक्वल टू सी आ जाएगा। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों बराबर है, इसका मतलब सेम। इन दोनों एक्सप्रेशन में देखिए 1 और 2 में, इसकी भी एक साइड ए क्रॉस बी है, इसकी भी एक साइड ए क्रॉस बी है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये तीनों एक्सप्रेशन क्या हुए? इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 it is proved that a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a। बस यही प्रूफ करना था। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, सवाल है इफ a क्रॉस b is equal to 0 and a dot b equal to 0 then what conclusions can be drawn about a वेक्टर a and वेक्टर b। यानी इन दोनों कंडीशन के मुताबिक वेक्टर a और b के बारे में हम क्या बता सकते हैं वो बताना है। मैं आपको ज्यादा अच्छा समझाने के लिए इसको 3 केसेस में डिवाइड करने लगा। केस 1 में सपोज कर लें कि सिर्फ a क्रॉस b इक्वल टू 0 है। हमने पढ़ा अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं? a इज पैरेलल टू वेक्टर b। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इसी तरह केस 2 है और केस 3, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। केस 2 में सिर्फ आप कंसीडर कर ले a डॉट b इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। कब 0 आता है? जो दोनों वेक्टर क्या होते हैं? a इज परपेंडिकुलर टू b। सो ठीक है। अब फाइनल केस, इसमें हमने अलग अलग डिस्कस किया। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि a क्रॉस b 0 आ रहा है एंड a डॉट b 0 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी हैं, तो फिर क्या हो सकता है?
इसका मतलब है कि ईदर वेक्टर ए ज़ीरो और वेक्टर बी ज़ीरो, वेक्टर ए या बी में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है, इसका मतलब ये है किसी एक वेक्टर के ज़ीरो होने की वजह से ए क्रॉस बी बी ज़ीरो आ रहा है और ए डॉट बी बी ज़ीरो आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 चूंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का हमने कोज वाला सवाल पीछे किया हुआ है, वो आप लोगों को अगर समझ आ गई हुई है तो ये भी फिर आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अब है क्या चीज़, मैंने आपको उस सवाल में कोज अल्फा माइनस बीटा, कोज अल्फा प्लस बीटा जब मैंने प्रूव करवाया था, मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा के लिए अलग डायग्राम होगी और अल्फा माइनस बीटा के लिए अलग डायग्राम होगी। वो आप कोज अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं या साइन अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा की डायग्राम सेम होगी। आप कोज अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं या साइन अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की डायग्राम सेम होगी। तो अल्फा माइनस बीटा की डायग्राम क्या, आपकी तवज्जो। सपोज कर लें दो यूनिट वेक्टर ओ ए, अब ओ ए एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज वो समझ ले वो है अल्फा, और एक और यूनिट वेक्टर है ओ बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो सपोज कर लें वो है बीटा। ठीक है, सपोज टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए ओ बी। अब ये चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1। सही हो गया। अब मैंने आपको उस वीडियो में जिसमें कोज वाला प्रूव किया था इसके कोऑर्डिनेट्स बताए थे कैसे लेट करते हैं। एक्स वाला होता है आर कोज थीटा और ये आर साइन थीटा। आर मतलब ये जो लेंथ है, अब ओ ए की लेंथ वेरी गुड 1 है तो 1 कोज थीटा की बजाय क्या लिखेंगे, ओ ए का क्या एंगल बन रहा है अल्फा, ये हो गया 1 कोज अल्फा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 1 साइन अल्फा, अगेन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आर यही होता है ना, आर चूंकि 1 है तो मैंने आर की जगह 1 लिखा हुआ। ठीक है, अब बीटा की बारी है। अब देखिए उस सवाल में बीटा हमारा नीचे की तरफ था, क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस बीटा हमने लिखा था। अब ये बीटा भी ऊपर ही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, कोज बीटा 1 कोज बीटा एंड 1 साइन बीटा। सही हो गया, ये पोलर फॉर्म में लिख लिया मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स को। अब इनको मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं। हियर ओ ए क्या है, इसके साथ आई और इसके साथ जे आ जाएगा, कोज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। ओ बी क्या है, कोज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। इसके बाद अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है कि क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, अगर कोज के लिए प्रूव कर रहा होता तो मैं इनका पे डॉट प्रोडक्ट लेता तो कोज अल्फा माइनस बीटा का प्रूव हो जाना था, लेकिन मैंने साइन के लिए प्रूव करना है तो साइन क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आता है, तो इसलिए साइन प्रूव करने के लिए मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगा हूं। एक और चीज सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट में हम ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में मैटर नहीं करता हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं कि बी क्रॉस ए, साइन चेंज हो जाता है ना। तो हम साइन पॉजिटिव ही रखना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से देखिए पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, ओबी, ओबी के बाद एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरफ, तो ओबी के बाद ओ ए आ रहा है तो हम ओबी क्रॉस ओ ए निकालेंगे ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव रहे। क्लियर, वैसे ओ ए क्रॉस ओ बी से भी हो जाएगा लेकिन हम फिलहाल ओ बी क्रॉस ओ ए कर रहे हैं। आपकी तवज्जो जी। नाउ ओ बी क्रॉस ओ ए एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से, बेटा आपकी तवज्जो सामने राइट साइड में मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखने लगा, डिटर्मिनेंट वाली चीज। और सबसे पहले आई जे के, उसके बाद ओ बी की वैल्यूज क्या है, कोस बीटा साइन बीटा, और इसमें जे वाली वैल्यू सॉरी के वाली वैल्यू नहीं है तो के की जगह 0 आ जाएगा। अब ओ ए की वैल्यूज क्या है, कोस अल्फा
साइन अल्फा, और इसमें के वाली वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया। सही है। अब देखिए आप रो 1 से रो 2 से रो 3 से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपैंड करें जिसमें ज़्यादा 0 हैं, इससे काम ज़रा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो राइट साइड में मैं एक्सपैंड करने लगा, लेफ्ट साइड को देखते हैं। अभी राइट साइड में एक्सपैंड करने लगा हूँ कॉलम 3 से, तो कॉलम 3 के साइन क्या होते हैं? इसका साइन प्लस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस से प्लस माइनस प्लस। कॉलम 3 के साइन क्या है? ये देखें, पहला साइन हमेशा प्लस होता है ना, प्लस के बाद ऑल्टरनेटिव, तो प्लस के बाद माइनस प्लस, ये कॉलम 3 के साइन है। सही हो गया। तो के जिस कॉलम और रो में है वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज ऐसे ही मैं डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूं। के के बाद माइनस 0, 0 के साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई के 0 ही हो जाएगा। माइनस 0 के बाद प्लस 0, इस प्लस 0 के साथ भी कोई डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब जरा लेफ्ट साइड पे आ जाए, इसकी डेफिनेशन ओपन करने लगा भाई क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या थी कि दोनों की, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा। थीटा की जगह वो एंगल आएगा जो OB और OA के दरमियान है। प्लीज देखिएगा, ये है OA, ये है OB, ये टोटल एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो सिर्फ ये नहीं आ जाएगा? ये देखो, अल्फा में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो सिर्फ ये आ गया, तो यही दरमियान में एंगल है ना। ये जो मैंने माइनस किया ये कितना था? बीटा था। यानी टोटल अल्फा में से अगर मैं बीटा माइनस कर दूं तो ये दरमियान वाला एंगल आ गया। मतलब OA और OB के दरमियान क्या एंगल आ रहा है? अल्फा माइनस बीटा। शाबाश, ये चीज हो गई। और साथ एक और चीज, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आता था। अब ये कौन सा प्लेन है? एक्स और वाई प्लेन है, आई और जे प्लेन है। आई और जे प्लेन के ऊपर क्या चाहिए, कौन सा पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर होता है? वेरी गुड, के, तो यहाँ पे के लिखेंगे। सही हो गया, ये डेफिनेशन अप्लाई की हमने। सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि OB OA दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड आ गई 1। ये साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, साथ के एज इट इज। ये सोल्व कर रहा हूं तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। के पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन अल्फा कोस बीटा, उसके बाद हमेशा माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, कोस अल्फा साइन बीटा। ये कट गया, क्या रह गया? ये प्रूव हो गया। अगर आपने साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए प्रूव करना है, वैसे ये प्रूव हो गया है, लेकिन अगर साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए प्रूव करना है तो बीटा को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस बीटा के साथ, वो साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको कोस अल्फा प्लस बीटा से कोस अल्फा माइनस बीटा प्रूव करके दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो आप पीछे वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.5 पहला कॉन्सेप्ट है। उस पहले कॉन्सेप्ट से पहले हमें एक चीज समझनी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस चैप्टर में 3 तरह के प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट जो कि एक स्केलर प्रोडक्ट होता है क्योंकि उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका आंसर एक वेक्टर आता है। तो उसके बाद तीसरा जब भी हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक स्केलर प्रोडक्ट ही होता है, बस इसमें 3 वेक्टर यूज होते हैं क्योंकि इसका आंसर भी एक स्केलर वैल्यू आता है। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? समझ लो U V W 3 आपके पास वेक्टर है, तो U डॉट V क्रॉस W, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि तीनों में एक डॉट होता है, क्रॉस होता है। पहला डॉट कर ले, दूसरा क्रॉस कर ले, ठीक है। आप U डॉट V क्रॉस W निकाल लें, यहाँ पे इसमें कुछ तरतीब है, अगर आप उस तरतीब से डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो तीनों आंसर सेम होंगे। क्या तरतीब है प्लीज देखिएगा जरा। जैसे पहले मैंने U लिखा था तो अल्फाबेट तरतीब के लिहाज से U के बाद V आता है, V के बाद W, सही हमने लिखा हुआ। अगर पहले मैं V लिखता तो V के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकली? W, और W के बाद फिर वापस फिर शुरू हो जाएगा U से, तो डॉट क्रॉस। अगर मैं पहले W लिखूँ, W के बाद क्या आता है? W के बाद फिर U से शुरू होगा U और V, तो पहला डॉट दूसरा क्रॉस। अगर मैं इस तरतीब का ख्याल रखते हुए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूँ ना पुत्र, तो ये तीनों आंसर बराबर है। तीनों में से आप कुछ भी निकाल लें, तीनों आंसर बराबर है।
इसको आप सिर्फ ऐसे भी लिख रहे हैं अगर यू वी डब्ल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। मतलब जब आप ब्रैकेट खत्म करेंगे तो एक के साथ डॉट और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब पहला सवाल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब ये पैरेलल पाइप क्या चीज है, आप एनिमेशन इसकी देखिएगा, एक 3D फॉर्म है, तो इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम से पता चल जाता है, वॉल्यूम हमेशा होता है 3D शेप्स का। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यही टेक्निक अप्लाई करनी है। देखिए यू वी डब्ल्यू है, बस आप इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी हम u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू निकाल लें या v डॉट डब्ल्यू क्रॉस u निकाल लें या w डॉट u क्रॉस v निकाल लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट की तरह ही निकालना होता है। अब देखिए मैंने जो नाम लिखे उसमें पहले u v और फिर w है, तो पहले u है तो u की वैल्यूज लिखे 1 -4 -1, इसमें i j k नहीं लिखते। ठीक है। अब v है तो v की वैल्यूज 1 -1 -2, w की वैल्यूज 2 -3 1। अगेन किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपैंड कर ले, मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ 1 के बाद मैंने यानी 1 जिस रो और कॉलम है वो इग्नोर कर दिया, बाकी 4 एंट्रीज उसी तरतीब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 के बाद दूसरी एंट्री का साइन किया माइनस, और ये दूसरी एंट्री एज इट इज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सही है। फिर -4 जिस कॉलम और रो में वो इग्नोर कर दे, ये 4 एंट्रीज एज इट इज मैंने यहाँ लिख ली। अब -4 के बाद तीसरी एंट्री का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ ये तीसरी एंट्री, इसके साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। -1 जिस रो और कॉलम में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज इसी तरतीब से मैंने यहाँ लिख दी है जी। पहले हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना है तो -1, उसके बाद हमेशा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 1, उसके बाद हमेशा माइनस, -4 तो माइनस माइनस प्लस 4, -1 ये हो गया -3, उसके बाद हमेशा माइनस, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2, -7 5 × 4 +20, -1 × -1 +1, तो क्या आंसर आ गया 14। और चूंकि ये एक वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नहीं पता मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, यहाँ पे लिख दें यूनिट, जो भी यूनिट है उसका क्यूब। इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेरीफाई दैट a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। ये वेरीफाई करना है। यानी अगर आप b, आपको a b c 3 वेक्टर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आप b डॉट c क्रॉस a निकाल रहे हैं तो पहले b फिर c फिर a लिखना है। अगर आप c डॉट a क्रॉस b निकाल रहे हैं तो पहले c फिर a फिर b। तरतीब का आपने ख्याल रखना है कि आप जो निकाल रहे हैं उसी तरतीब से आपने रो 1 रो 2 रो 3 में एंट्रीज उसकी लिखनी है। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, मैं इनको सपोज कर लेता हूं, कोई नाम दे दें, ए बी सी नाम दे दें या यू वी डब्ल्यू नाम दे दें। मैं ए बी सी नाम दे देता हूं। सवाल है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब याद रखिएगा वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनका वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम किन का 0 नहीं होता, जो स्पेस में होते हैं। प्लेन में तो एरिया आता है, ठीक है, वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, स्पेस में। तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में अगर वेक्टर आ रहे हैं तो उनका वॉल्यूम कभी भी नहीं आएगा, वॉल्यूम 0 होगा। तो बस ये याद रख लें कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, 0। और ये चीज हमें सवाल में उसने कह दी है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब हमें क्या चीज गिवन है,
कि इनका वॉल्यूम 0 है। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी निकालूंगा तो ये वॉल्यूम है, और चूंकि ये कोप्लेनर है तो वॉल्यूम क्या होगा? 0। ये हमें गिवन है। इस कंडीशन को यूज करते हुए मैं अल्फा निकालना है। और ये वॉल्यूम निकालते कैसे हैं? ए की वैल्यूज पहले लिखो, 1 माइनस 1 1, बी की वैल्यूज 1 माइनस 2 माइनस 3, और सी की वैल्यूज और इक्वल टू 0 हमें गिवन है। इसको एक्सपैंड करें, जो भी आंसर आएगा वहां से अल्फा निकल आएगा। अगेन रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, तो पहली एंट्री का साइन 1, दूसरी एंट्री का साइन माइनस, और दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री का साइन +1 इक्वल टू 0। ये चलता जाएगा। 1 जिस रो और कॉलम में है वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज एज इट इज इसी तरतीब में। -1 जिस कॉलम और रो में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज इसी तरतीब से। ये 1 जिस कॉलम और रो में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज एज इट इज। जी -10, उसके बाद माइनस, तो 3 अल्फा +1 5, उसके बाद -9, तो -9 हो जाएगा, माइनस अल्फा -6, तो -6। ठीक हो गया। 1 से जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, -10 -3 अल्फा, 5 + 9 14, 14 इंटू 1 +14। ये अगेन ये भी ऐड नहीं हो सकते, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों एज इट इज, -3 अल्फा माइनस अल्फा -4 अल्फा, 14 + 6 20, 20 - 10 10, -4 अल्फा इस तरफ आके +4 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, वी हैव 5/2 अल्फा की वैल्यू। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अगेन क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको स्किप कराया है। क्यों स्किप कराया पहले वो ये देख लें। 3 में कह रहा था प्रूव दैट वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स गिवन है आर कोप्लेनर, ये प्रूव करना है बस। तो आप उन तीनों वेक्टर्स को ए बी सी सपोज कर लें या यू वी डब्ल्यू सपोज कर लें, और उन तीनों वेक्टर्स का बस आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें, और अगर आंसर 0 आ गया तो वो होगा कोप्लेनर। अगर आंसर 0 ना आया तो आपने लिखना है गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। अगर 0 आ गया तो लिखना है कि वो कोप्लेनर है, अगर नहीं 0 आया तो तब भी लिखना है कि वो कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो ये पूछा है तो आपको बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 जी, तवज्जो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने मैंने ए के 4 पार्ट में से 3 पार्ट लिखे हुए हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले आप हमेशा क्रॉस को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। पहले आप हमेशा किसको सॉल्व करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट को। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये है आई जे के, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले हमेशा क्रॉस, ये क्रॉस है जी, 2 × 2 क्या हो गया? 4। आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे देखो के आएगा, वो वेक्टर जो आई और जे दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, के, और ये डॉट के एज इट इज, और दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4। इस तरह यहां में भी पहले किसको सॉल्व करना है? क्रॉस को। ये क्रॉस है, प्लस नहीं है। 3j तो एज इट इज, के क्रॉस आई डायरेक्शन देखिएगा, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज है, तो जे आंसर आ गया, डॉट इसका आंसर आ गया जे। अब जे डॉट जे क्या होता है? 1, तो आंसर 3। अगेन पीछे हमने डिस्कस किया कि अगर ब्रैकेट में 3 वेक्टर लिखे हो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है, डॉट और दूसरे के साथ क्रॉस। पहले हमेशा किसको सॉल्व करना है? क्रॉस को। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखिए हो गया क्लॉकवाइज, तो ये आएगा -j आंसर, डॉट -j, ये माइनस तो बाहर आ गया। अब आई डॉट जे, आई और जे दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो -0 कुछ नहीं होता, 0 आपका आंसर। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। प्रूफ क्या करना? बहुत आसान है, 2 स्टेप का सवाल है, तवज्जो। देखिए हमने पीछे अगेन डिस्कस किया है कि अगर हम तरतीब का ख्याल रखें, u के बाद क्या आना चाहिए? v, और v के बाद w, तो u डॉट v क्रॉस w फाइंड करें, या अगर पहले मैं v लिखता हूं तो v के बाद क्या आएगा? अब
डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू फाइंड करूं, या अगर मैं पहले लिख लेता हूं डब्ल्यू, अब डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, यू क्रॉस वी फाइंड कर लेता हूं। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने रेफरेंस यूज किया। बराबर मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो यही काम मैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में करने लगा हूं। ये u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू एज इट इज प्लस इसकी जगह, यानी ये देखें ये लिखा है, इसकी जगह मैं ये लिखने लगा हूं, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं, ये u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ये तीनों चीजें सेम नहीं होगी तीनों, इसमें x प्लस एक्स क्या होता है 3x, तो ये तीनों वैल्यू सेम है, तो ये क्या होगा 3 टाइम्स u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। यही प्रूव करना था। चलो बेटा, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। 4 वर्टेक्स हमें गिवन थे, उनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब अगेन यहाँ भी आप अपनी मर्जी का कोई एक रेफरेंस बनाएं, जैसे अगर आपने बी रेफरेंस बनाया होता तो बी के लिहाज से बाकी तीनों फाइंड करते, बी ए बी सी बी डी। मैंने ए रेफरेंस बनाया था तो ए के लिहाज से ए बी ए सी ए डी निकाल लिया मैंने। ठीक है, आपके लिए भी बेहतर ये है कि आप ए के लिहाज से रेफरेंस बना के तरतीब से कर दें, ए बी ए सी ए डी तीनों वेक्टर निकाल लिए मैंने। ये ओ बी माइनस ओ ए किया, ये ओ सी माइनस ओ ए से निकाला है, और ये ओ डी माइनस ओ ए किया मैंने। थोड़ा डायरेक्ट किया है, आप इतना डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए हमें इन तीनों वेक्टर्स का पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, यानी ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी निकालना है। तो ये डिटर्मिनेंट ही तो है, ए बी की वैल्यूज क्या 1 1 1, ए सी की वैल्यूज क्या 0 0 -4, और ए डी की वैल्यूज है 1 2 1। चूंकि रो 2 में ज्यादा जीरो है तो मैं रो 2 से एक्सपैंड करने लगा हूं। अब रो 2 के साइन अगेन माइनस प्लस माइनस होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि पहला साइन प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस माइनस। ये रो 2 के साइन है, माइनस प्लस माइनस। मैं रो 2 से एक्सपैंड करने लगा हूं, तो -0 +0, इनके साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस के साथ ये एंट्री और इसके साथ ये डिटर्मिनेंट आएगा। -4 जिस कॉलम में और जिस रो में वो इग्नोर, बाकी 4 एंट्रीज एज इट इज। जी हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। तो हमारे पास ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी का आंसर आ गया 4। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब आखिरी एक स्टेप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी इसका आंसर है इसको आप 6 से डिवाइड कर दें, दैट्स इट। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला होता है। तो 4/6 यानी कि आंसर आ गया 2/3। वॉल्यूम है यूनिट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। बेटा ये 4 सवाल एक जैसे हैं, तो इन चारों सवालों में मैं आपको वो वाला सवाल करवा रहा हूँ जिसमें बाकी सारे भी कवर हो जाएं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पहले मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूँ। ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो डायरेक्ट निकालो, ये ओ बी है, यहाँ से ओ ए निकल आएगा, यानी बी माइनस ए करना है। तो 6 - 5 किया 1i, 2 - 5 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 2 + 5 7j, -2 -7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7, 2 + 7 9। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को आप सपोज कर लें ये है डी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है, डी निकला है। अब इसमें 3 फोर्सेस हमें गिवन है, मैं इन तीनों फोर्सेस को प्लस करके एक फोर्स बना लेता हूं।
कैसे, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीनों वेक्टर्स हैं तो वेक्टर वाला सिंबल आएगा। ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं आप, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तीनों फोर्सेस को प्लस करने लगा हूं मैं। 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 4 12 आए। अब जे वाली वैल्यूज, माइनस जे प्लस जे कट गया 5J, प्लस 9K माइनस 9K कट गया 11K, तो ये फोर्स भी आ गई। और सवाल क्या है, सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, तीन फोर्सेस गिवन थी, इन तीनों फोर्सेस को प्लस करके मैंने एक फोर्स बना ली। शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस इज 102 यूनिट्स, टोटल वर्क डन निकालना है। तो पुत्र वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, डी डॉट एफ भी कर सकते हो क्योंकि आंसर सेम आएगा। एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ क्या है हमारे पास, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, डॉट डी हमारे पास क्या है। अब डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 12 इंटू 1 12, 5 इंटू 7 35, प्लस 11 इंटू 9 99, इन सबको प्लस करेंगे तो ये 102 आ रहा है, और यही प्रूफ करना था हमने। चिकने देख लो जरा, हाँ 102 नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है। ये है जी, फिर गलती देख लेते, किधर, या 9 की जगह -2 प्लस 7, तो ये है, ये गलती थी, ये देख लें 5 है, इस 5K की वजह से यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो 11 इंटू 5 ये आ गया 55। अब प्लस करें, ये हो गया 90, 10, अब 102 आ रहा है, ठीक हो गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये 5 पार्ट पुत्र एक जैसे हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है कि मैं आपको जो है 5 पार्ट अलग अलग करवाऊँ, एग्जैक्ट डिटो सेम है, ठीक है। इसमें से 14 हम डिस्कस करें। 14 कह रहा है फाइंड द मोमेंट अबाउट ए ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस, तीन फोर्सेस की मैंने जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, वेयर पी इज देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। एक चीज याद रखिएगा, मूवमेंट अबाउट सम पॉइंट ये होता है टॉर्क, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब इसमें मर्जी नहीं है कि आप पहले रखें आर पहले, अब ये तरतीब यही रहेगी। एफ तो चलो हम तीनों फोर्सेस को प्लस करके निकाल लेते हैं, फोर्सेस सवाल में गिवन है पुत्र। 3 प्लस 1 4 है, -2 प्लस 2 से कट गया 5J, -1 प्लस 2 के, ये फोर्स आ गई। अब आर निकालना है, आर निकालते हो आपने किस चीज का ख्याल रखना, प्लीज देखिएगा, प्लस करें बेटा, प्लस करो। अच्छा, आर निकालते हो आपने क्या ख्याल रखना, देखिए डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट निकाला, वो तो जिस तरतीब से लिखा उसी तरतीब से ए बी निकाल लिया या सी डी निकाल लिया, वो डिस्प्लेसमेंट डी निकाला है। आर हमने डिस्प्लेसमेंट की तरह नहीं निकालना। यहाँ पे कुछ सवालों में, जैसे मैं कुछ सवाल पढ़ता हूँ, जैसे 14 पहले पढ़ लेता हूँ। 14 में कह रहा है आपको 2 पॉइंट्स गिवन है ए और पी, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट फाइंड करना होगा ना, वो पॉइंट आप पहले रखोगे। जैसे उसने 14 में क्या है, फाइंड द मूवमेंट अबाउट ए, तो ए को पहले रखूंगा, पी को बाद में रखूंगा, ये फाइंड करूंगा तो ये आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ रहा हूं। A force F is applied at the point, find the moment of the force about point, वो जो दूसरा पॉइंट है उसको आपने जो भी नाम देना वो पहले रखना है। अगर आपने उसको फॉर एग्जांपल सवाल के मुताबिक पहले वाले पॉइंट को A और दूसरे वाले को B कहा हुआ है, तो 11 में कह रहा है अबाउट B, तो आप B A फाइंड करेंगे तो ये R होगा। जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट फाइंड करना है ना, वो पॉइंट आपने पहले रखना है, तो फिर आप वो जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो आर होगा। क्लियर? तो इसमें भी 14 में क्या कह रहा है,
फाइंड द मोमेंट अबाउट ए, तो मैं ए पी निकालूंगा, ए को पहले रखें तो जो ए पी होगा वो क्या है आर, ए पी यानी पी माइनस ए अब निकालना, तो पी माइनस ए यानी 2 माइनस 1 1 आई, 0 माइनस 1 माइनस 1 जे, 1 माइनस 1 0 के, ये आर आ गया, आर भी आ गया, एफ भी आ गया, तो आर क्रॉस एफ निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा टॉर्क। नाउ टॉर्क क्या चीज है आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, आई जे के, फिर आर की वैल्यूज क्या है 1 माइनस 1 0, एफ की वैल्यूज क्या है 4 5 और 1, इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा वेक्टर की फॉर्म में सवाल, ठीक है।